नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले बता दें कि पिछला जो वीडियो था वो हमने बात की थी उस पे स्टेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी कि सुदूर संवेदन की अवस्थाओं पर चर्चा की थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है भूस्थैतिक उपग्रह। ये सूर्य कालिक तुल्यकालिक उपग्रह एवं ध्रुवीय ध्रुव कक्षीय उपग्रह यानी द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स एंड पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट। यहाँ पर हम बता दें आपको कि जो दोस्तों उपग्रह होता है आपका, वो किसी भी ग्रह की परिक्रमा करता है। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम मून यानी कि चंद्रमा के नाम से जानते हैं। तो ये मून यानी चंद्रमा पृथ्वी ग्रह का लगातार चक्कर लगाता है। ठीक है, लगातार चक्कर लगाता है। तो जो मानवकृत उपग्रह होते हैं उन्हीं में उपग्रह होते हैं, कुछ होते हैं भूस्थैतिक और कुछ होते हैं सूर्य तुल्यकालिक और कुछ होते हैं ध्रुव कक्षीय उपग्रह जो कि इसी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूस्थैतिक उपग्रह की यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दोस्तों, जो भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, यानी कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन्हें स्थापित किया जाता है तथा इनकी गति पृथ्वी की गति के समान होती है। और यहाँ पर हम बता दें आपको कि पृथ्वी की जो गति है घूर्णन करने की वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की घंटा है। यानी पृथ्वी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी ध्रुव पर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं उनकी गति भी पृथ्वी की गति के समान ही होती है। इस प्रकार पृथ्वी के घूर्णनकाल से मेल खाने वाले वेग से गतिमान उपग्रह को भूस्थैतिक उपग्रह कहा जाता है। इनका कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग के समान होता है और पृथ्वी का कोणीय वेग कितना है? 23.5 डिग्री अक्षांश। तो ये आपको याद रखना है, पृथ्वी का कोणीय वेग 23.5 डिग्री अक्षांश है यानी कि झुकाव। तो इनका भी कोणीय वेग इतना ही होता है। इनकी कक्षा वृत्ताकार होती है। ठीक है, वृत्ताकार कहने का मतलब है इस तरीके से वृत्ताकार होती है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हुए 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। और चूँकि पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की दिशा में ही घूमती है और लगभग 24 घंटे में पृथ्वी भी एक चक्कर पूरा करती है, तो जो ये भूस्थैतिक उपग्रह हैं इनका भी यही दिशा और यही समय रहता है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने का। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दिखाने की कोशिश की गई है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक सैटेलाइट स्थापित कर दिया गया। पृथ्वी भी 1610 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से गति कर रही है अपने घूर्णन पर, यानी कि अपनी धुरी पर घूर्णन कर रही है। और जब ये सैटेलाइट इस पर स्थापित कर दिए जाते हैं लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो ये भी इसी रफ्तार से परिक्रमा करते हैं पृथ्वी का। तो पृथ्वी के जिस स्थान पर इसे, यानी कि जिस स्थान की ऊंचाई पर इसे सेट कर दिया जाता है वह उसी स्थान की लगातार इमेजेस लेते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये लगभग इक्वेटर के आसपास के क्षेत्रों का इमेज लेते हैं। समय की इतनी ही अवधि में, यानी कि इतनी अवधि में
पृथ्वी अपने ध्रुवीय अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई एक चक्कर पूरा कर लेती है। इस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन यानी कि रोटेशन, पथ व उपग्रह के परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन की दिशा तथा समय अंतराल समान होने के कारण ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं। यानी जाहिर सी बात है कि पृथ्वी भी घूम रही है और उपग्रह भी घूम रहे हैं, तो उपग्रह भी घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है कि समय दोनों का फिक्स है और दिशा भी फिक्स है, तो ये हमें क्या प्रतीत होते हैं? स्थिर प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि इन्हें भूस्थैतिक उपग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो ये भूस्थैतिक उपग्रह हैं, ये स्थैतिक होने के कारण यानी स्थिर होने के कारण ये संपूर्ण गोलार्ध डिस्क को देख सकते हैं। ठीक है, इनका विस्तार यानी कवरेज 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक सीमित है। यानी पृथ्वी का अगर आप एक चित्र बनाएंगे और इसे अक्षांशों में डिवाइड करेंगे तो 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को ये कवर करते हैं। ठीक है, तथा एक उपग्रह पृथ्वी का 1/2 भाग को ढक सकता है। समस्त पृथ्वी को तय करने के लिए 3 भूस्थैतिक उपग्रह की आवश्यकता होती है। जियो स्टेशनरी यानी कि भूस्थैतिक उपग्रह, भू उपग्रह दूर संचार सेवाओं एवं मौसम विज्ञान से संबंधित जानकारियों के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि भूस्थैतिक उपग्रह किस लिए उपयोगी हैं, क्योंकि ये दूर संचार और मौसम विज्ञान के क्षेत्र में से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। कुछ देशों के द्वारा छोड़े गए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट निम्न प्रकार के हैं। जैसे पहला है GOES-E, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया। GOES-W, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया था। मेटेओसा, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। गोम्स, ये रूस के द्वारा छोड़ा गया। और JMS, ये जापान के द्वारा, तथा भारत ने भी एक छोड़ा है जिसका नाम है इनसैट। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इनसैट उपग्रह को भारत ने कब छोड़ा था। ठीक है, इसके बाद अगला है सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह यानी सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। सूर्य तुल्यकालिक उपग्रहों को ध्रुवीय कक्ष के नज़दीक वाले भू उपग्रह भी कहते हैं। ठीक है, भूस्थैतिक उपग्रह भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे थे, जबकि ये सूर्य तुल्यकालिक हैं, इन्हें ध्रुवीय कक्ष के नज़दीक वाले भू उपग्रह भी कहते हैं। यानी ये ध्रुवों के पास स्थापित किए जाते हैं। इनका कक्षीय पक्ष ठीक ध्रुव से ना होकर ध्रुव के नज़दीक से गुजरता है। यानी कि मान लीजिए पृथ्वी है आपकी, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, तो ये जो स्थापित किए जाते हैं वो ध्रुवों के ऊपर नहीं किए जाते, इनसे थोड़ा हट कर के स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, अधिकतर सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह ठीक 10:30 बजे भूमध्य रेखा को पार करते हैं। इस समय सूर्य का जो कोण है वो कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप धरातलीय उच्चावच की छाया परिलक्षित होती है। दिन के अतिरिक्त सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह रात्रि में भी तापीय बिंब यानी थर्मल इमेज लेने में सक्षम होते हैं। जो भाग उपग्रह पथ के रात्रि में पड़ता है उनके बिंब यानी कि इमेज रात्रि में लिए जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है उपग्रह के सामने जो भाग आता है उसका चित्र रात्रि के समय भी ये ले सकता है। इनकी ऊंचाई इतनी होती है कि उपग्रह पृथ्वी के संपूर्ण भाग को तय कर सकता है तथा प्रत्येक अक्षांश रेखा को स्थानीय समय के अनुसार 2 बार पार करता है। यानी ये जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह हैं
ये प्रत्येक अक्षांश रेखा को कितनी बार पार करते हैं? 2 बार पार करते हैं। ध्रुवीय कक्ष में ये उपग्रह ऐसे गति करते हैं कि वे प्रत्येक बार भूमध्य रेखा को एक ही स्थानीय समय पर पार कर सकते हैं। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इसलिए उपग्रह की कक्षा धरातलीय मार्ग सूर्य की दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर निरंतर आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगा रही है। ठीक है, और ये जो उपग्रह है ये इस प्रकार चक्कर लगा रहा है, तो ये हिस्सा आगे आता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि पश्चिम से पूर्व जा रही है पृथ्वी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बताया गया है कि पूर्व से पश्चिम की ओर निरंतर आगे बढ़ता जाता है धरातलीय मार्ग। ठीक है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जब आगे खिसकेगा तो ये यहाँ से गुजरेगा, फिर खिसकेगा तो ये यहाँ से गुजरेगा, तो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार इन भू उपग्रहों की सहायता से निरंतर संपूर्ण पृथ्वी का अवलोकन किया जा सकता है तथा ये सामयिक आधार यानी पीरियोडिक बेसिस पर पुनरावृत्तिक यानी रिपीटेटिव कवरेज देते रहते हैं। यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से आपको सन सिंक्रोनस दिखाया गया है। दोस्तों, जो आपके जियो स्टेशनरी थे वो इस प्रकार चक्कर लगा रहे थे, यानी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगा रहे थे, जबकि ये जो सन सिंक्रोनस है ये ध्रुवीय मार्ग पर चक्कर लगा रहे हैं, इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में जब घूम रही है और लेकिन ये जो होते हैं दोस्तों एक ही मार्ग पर चक्कर लगाते हैं, तो ये हिस्से आगे खिसकते रहते हैं, यानी पृथ्वी का धरातल आगे खिसकता रहता है और ये पीछे की तरफ इमेज लेते रहते हैं। ठीक है, और ये जो उपग्रह हैं दोस्तों यह धरातल से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर वृत्ताकार ध्रुवीय कक्षा में चक्कर लगाता है। उपग्रह का कक्षा पथ भूमध्य रेखा पर 98.22 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, जो जियो स्टेशनरी थे वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग स्थापित किए जा रहे थे, जबकि जो सन सिंक्रोनस है ये लगभग 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। यह 103 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। यानी मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ से कोई उपग्रह चला और इसका जब पूरा चक्कर घूम के आएगा तो कितना मिनट लगेगा? लगभग 103 मिनट का टाइम लगेगा। इस प्रकार 24 घंटे में सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के 14 बार यानी 14 टाइम्स परिक्रमा कर लेते हैं। ध्रुवीय कक्षीय एवं सूर्य तुल्यकालिक उपग्रहों में जो प्रमुख हैं कुछ, जैसे लैंडसैट, स्पॉट, IRS, ये कुछ प्रमुख उपग्रह हैं जो सूर्य तुल्यकालिक हैं। आपको दोस्तों बताना है कि लैंडसैट किस देश ने छोड़ा था, स्पॉट किस देश ने छोड़ा था और IRS किस देश के द्वारा छोड़ा गया था। इसके बाद बात कर लेते हैं स्वाथ, यानी स्वाथ क्या होता है। यहाँ पर यह भी समझना आवश्यक है कि उपग्रह का जो संवेदक है, यानी जो सेंसर लगा होता है उपग्रह में, सैटेलाइट में, वह किस प्रकार धरातल के सफ़र को तय करता है। कोई भी उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो संवेदक यानी सेंसर द्वारा पृथ्वी के धरातल का कुछ भाग तय किया जाता है। जाहिर सी बात है कि मान लीजिए ये आपका एक सैटेलाइट है और इस पर एक सेंसर लगा हुआ है और ये आपकी पृथ्वी है, तो इस सेंसर के द्वारा पृथ्वी का कुछ पार्ट ही कवर किया जाएगा, पूरी पृथ्वी नहीं कवर की जाएगी। ठीक है, तो कुछ पार्ट जो कवर किया जाता है, इस तय किए गए पट्टिका को, ये पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इसके द्वारा उपग्रह का स्वाथ कहा जाता है। अलग अलग भू उपग्रहों में स्वाथ की जो चौड़ाई है लगभग 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के मध्य रहती है। यानी ये पृथ्वी है और ये आपका उपग्रह है और यहाँ पर अगर सेंसर लगा हुआ है तो वो लगभग पृथ्वी का 10 से लेकर के 100 किलोमीटर पार्ट कवर करता है।
यानी इतने भाग की इमेज वह लेता रहता है। जब भू उपग्रह जैसे कि लैंडसैट पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं तो इनके संवेदक द्वारा एक बार में धरातल की 158 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को कवर किया जाता है। ठीक है, यानी ये अगर पृथ्वी है तो 158 किलोमीटर, मान लीजिए इतना 158 किलोमीटर हुआ, तो ये पूरी पृथ्वी का 158 किलोमीटर हिस्सा एक पट्टी के रूप में कवर करते हुए चलेंगे। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, ये मान लीजिए पूरी पृथ्वी है अगर, तो ये जो उपग्रह है 158 किलोमीटर का क्षेत्र लगातार कवर करते हुए चलेगा। ठीक है, यहाँ पे स्वात को दिखाया गया है दोस्तों। यहाँ पर एक सैटेलाइट है और यहाँ पर नीचे सेंसर दिखाया गया है। सेंसर के द्वारा 158 किलोमीटर का इतना क्षेत्र कवर किया जाता है और जैसे जैसे ये ध्रुव उपग्रह आगे बढ़ता जाता है 158 किलोमीटर की पट्टी वाले क्षेत्र में ये सैटेलाइट लगातार इमेज लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे स्वात क्या होता है। इस प्रकार एक दिन में केवल 14 पट्टियों का ही संवेदन हो पाता है तथा इन क्रमोत्तर पट्टियों के मध्य का भाग बिना कवर किए ही छूट जाता है। यह स्थिति अलग अलग अक्षांशों पर भिन्न भिन्न भी होती है। भूमध्य रेखा पर दो उत्तरोत्तर परिक्रमणों के धरातलीय मार्गों के बीच की दूरी लगभग 2760 किलोमीटर तथा 40 उत्तरी अक्षांश पर लगभग 2100 किलोमीटर के आसपास होती है। यह दूरी उच्च अक्षांशों की ओर निरंतर कम होती जाती है। तो यह भी आपको याद रखना है कि ये आपकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे, इनकी दूरी उच्च अक्षांशों की ओर, इनके बीच की जो दूरी है निरंतर कम होती जाती है, जिससे अतिव्यापम यानी ओवरलैप बढ़ता जाता है। भूमध्य रेखा पर अतिव्यापन यानी ओवरलैप की मात्रा 14% तथा 81 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सबसे अधिक 85% के आसपास ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक मान लीजिए ये इमेज है तो इसके ऊपर कोई दूसरी इमेज बन गई, इसके ऊपर कोई तीसरी इमेज बन गई, ये ओवरलैप होता है। संवेदन पट्टियों के निरंतर पश्चिम की ओर खिसकने से अक्षांशों को छोड़कर पृथ्वी के शेष भाग को 18 दिन में कवर कर दिया जाता है। सभी सुदूर संवेदन संसाधन उपग्रहों को सूर्य तुल्यकालिक श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि जो सन सिंक्रोनस उपग्रह हैं ये पृथ्वी पर संसाधनों का पता लगाते हैं। ठीक है, और जो जियो स्टेशनरी थे वो क्या थे, संचार और मौसम की जानकारी दे रहे थे, और सूर्य तुल्यकालिक संसाधनों की जानकारी देते हैं। कुछ प्रमुख सन सिंक्रोनस हैं, सैटेलाइट हैं, जैसे लैंडसैट, स्पॉट, IRS, नोवा, सीसैट, टिरोस, HCMM, स्काईलैब और अंतरिक्ष शटल यानी स्पेस शटल। इन सभी सैटेलाइट के लॉन्च करता देश का नाम आपको बताना है और किस सन में लॉन्च किया था ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इन भू उपग्रहों का उपयोग धरातल में अतिरिक्त आकाशीय पिंडों को देखने के लिए भी किया जा सकता है जिस पर वायुमंडल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म को निम्न 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो निम्न ऊंचाई वाले उपग्रह यानी लो लैटिट्यूड सैटेलाइट, अल्टीट्यूड सैटेलाइट। अधिक ऊंचाई वाले जियो स्टेशनरी उपग्रह यानी हाई अल्टीट्यूड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अंतरिक्ष शटल या अंतरिक्ष यान यानी स्पेस शटल, जो अंतरिक्ष के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। उन उपग्रहों को 3 श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद जो तीसरा उपग्रह है वह है आपका ध्रुवीय कक्षीय उपग्रह यानी पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट।
यहाँ पे हम दोस्तों आपको बता दें कि हमने अभी आपको बताया था कि जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है वह उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के जस्ट ऊपर से नहीं गुजरता, उससे थोड़ा हट करके स्थापित किया जाता है। लेकिन जो ध्रुवीय कक्षीय उपग्रह है यह ध्रुवों के ऊपर ही स्थापित किया जाता है, यानी एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव और दूसरे से पहले ध्रुव, इस प्रकार ये वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। ध्रुवीय कक्षी एक ऐसी कक्षा पथ है जो 80 डिग्री से 100 डिग्री कोण पर झुका रहता है। 90 डिग्री से अधिक झुकाव से अभिप्राय यह है कि उपग्रह की गति यानी मोशन पश्चिम दिशा की ओर होना है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तथा पूर्व दिशा की ओर ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। ध्रुवीय कक्षीय उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी का अवलोकन करने में असमर्थ है। उपग्रहों को 600 से लेकर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रातिनिधिक रूप से स्थापित किया जाता है। सन सिंक्रोनस 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर और ध्रुवीय जो है वो 600 से लेकर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर और जियो स्टेशनरी लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। इस चित्र में आपको दिखाया गया है ध्रुवीय कक्षीय उपग्रह। ये दोनों पोल हैं दोस्तों, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो जो उपग्रह है आपका वह इन्हीं ध्रुवों के ऊपर से लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इन भूस्थिर उपग्रह और सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह की तुलना देख लेते हैं। जो भूस्थिर उपग्रह है, इस प्रकार के उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन के बराबर गति से घूमते हैं, जबकि जो सूर्य तुल्यकालिक है पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवों के सहारे गुजरते हैं। ठीक है, जो भूस्थिर उपग्रह है ये आपका भूमध्य रेखा के सहारे गुजरता है। ठीक है, और जो सूर्य तुल्यकालिक है वो ध्रुवों के सहारे गुजरते हैं। भूस्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई है वो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये परिक्रमा करते हैं, जबकि सूर्य तुल्यकालिक लगभग 500 से लेकर 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं। भूस्थिर उपग्रह का दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है। दृश्य क्षेत्र मतलब स्वाथ। ठीक है, तो भूस्थिर उपग्रह का बड़ा होता है स्वाथ, जबकि सूर्य तुल्यकालिक का छोटा दृश्य क्षेत्र होता है। भूस्थिर उपग्रहों का उपयोग दूरसंचार और मौसम अध्ययन के लिए किया जाता है, जबकि जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रहों का उपयोग तूफानों की भविष्यवाणी करने तथा जंगल की आग और बाढ़ की निगरानी के लिए किया जाता है, यानी संसाधनों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। भूस्थिर उपग्रह के उदाहरण हैं जैसे कि भारत का इनसैट उपग्रह, और सूर्य तुल्यकालिक उपग्रहों का उदाहरण है जैसे IRS और लैंडसैट। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की दूर सुदूर संवेदन में उपयोग किए जाने वाले उपग्रहों के प्रकार के बारे में, जिसमें हमने देखा भूस्थैतिक उपग्रह, इनकी ऊंचाई और इनका क्रम भी, दिशा भी देखी, किस दिशा से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा भूस्थैतिक उपग्रहों के कुछ उदाहरण देखे। इसके बाद देखा सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की आपसे और इनकी ऊंचाई के बारे में बात की। इसके बाद हमने स्वाथ क्या होता है, यानी स्वाथ का मतलब है दृश्य क्षेत्र। दृश्य क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में चर्चा की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने सूर्य तुल्यकालिक कुछ उपग्रहों के उदाहरण बताए आपको। इसके बाद अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है, ये भी बताया। इसके बाद ध्रुवीय कक्षीय उपग्रह यानी पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट के बारे में बात की। ठीक है, इनकी ऊंचाई भी देखी 600 से लेकर 1000 किलोमीटर के आसपास। इसके बाद हमने भूस्थिर उपग्रह और सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह की तुलना भी देखी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा जहाँ से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।